नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ वीरत दुबे। श्रृंखला के अगले भाग में यानी भाग 49वें में 49th पार्ट में अब हम आ चुके हैं। लगातार हम स्पेक्ट्रम बुक के माध्यम से लगातार जो आधुनिक भारत के अध्याय हैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में मैं आप लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लगभग करीब पहुंचा चुका हूं। तो आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से, बहुत ही शानदार तरीके से आज तक के सभी अध्यायों को पढ़ा है। आशा करते हैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के पश्चात जो राष्ट्रवाद का जो उदय होते हुए दिखाई दिया, उस उदय में इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की जो राजनीतिक संस्थाएं थीं, उन राजनीतिक संस्थाओं की बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक संस्था थी जो राष्ट्रीय संस्था के तौर पर कार्य कर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पहली राजनीतिक संस्था थी भारत में। उससे पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं भारत में विद्यमान रहीं। तो उन राजनीतिक संस्थाओं, उनके संस्थापकों और उनके योगदान के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत तेजी के साथ। ठीक है, आपको इस लेक्चर की PDF वीरत दुबे 01 इस टेलीग्राम से जुड़कर, या फिर आप इसे स्कैन करेंगे तो इससे जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीरत दुबे 01 नाम से ही हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। इकाई 5 में स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ, ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं। ये अध्याय है 10, यानी कि लेसन नंबर ये 10 है। और आज लगभग लेसन नंबर 10 जो है, यानी कि अध्याय 10 जो है, वो समाप्त हो जाएगा। अगली सभा में हम लोग लेसन नंबर 11 के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी लोग लाइव फाउंडेशन बैच जो कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो चुका है, उसमें आप एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। 22 अप्रैल से ये बैच शुरू हुआ था, 22 अप्रैल से। और इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि जो है वो 30 अप्रैल है। तो 30 अप्रैल तक आप सभी लोग इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के दौरान आप अपने जो शुल्क है उसको कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। किस माध्यम से? जब आपको कूपन कोड अप्लाई करने का कहीं ऑप्शन दिखाई दे तो उसमें कूपन कोड टाइप करें जाकर के और लिखें उसमें वीरत लाइव, VIRAD LIVE। इस वीरत लाइव कोड का इस्तेमाल करने से आपको निश्चित तौर पर इसमें छूट मिलेगी और ये बैच मात्र 18,999 में आप प्राप्त कर सकेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, अति शीघ्र इतिहास की क्लासेस पेड बैच में शुरू होने वाली हैं। तो अगर आप मुझसे वहां पर आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करते हुए देखना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से इस बैच में इस कोड का इस्तेमाल करते हुए अवश्य जुड़ें। ध्यान रखें, एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इसके अलावा 2023 के लिए प्रारंभिक परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी मुफ्त में या निःशुल्क में रिवीजन प्रोग्राम लेकर के आया है, जिसमें विषयवार और अध्यायवार रिवीजन किया जा रहा है हर विषय का। जैसे प्रारंभ हो चुका है इंडियन पॉलिटी, यानी कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस एग्जाम में आने की, उसके आधार पर रैपिड रिवीजन राउंड शुरू किया गया है। आप इस रैपिड रिवीजन राउंड में प्रत्येक सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा। प्रत्येक सुबह 11 से 1 ये क्लास लाइव चलती है, जरूर आके इसमें रिवीजन करें। चलिए अब कर लेते हैं लेक्चर की शुरुआत। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 10, लेसन 10 जो है भाग 49 का। उसमें हम कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, या जो वो संस्थाएं रही हैं उन संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उससे पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं रही, उसके बारे में आज चर्चा करनी है। इससे पहले मैं बता दूं कि इसी का जो ये भाग वास्तविक रूप में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद का उदय, आपने थंबनेल में देखा होगा, राष्ट्रवाद का उदय, ये हमने चैप्टर की हेडिंग रखी हुई है। तो वास्तविक रूप में ये भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की ही बात करता है। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय की ये बात करता है। तो ये जो आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय है, इसके प्रारंभिक जो कारण है, इसके ऊपर हमने खूब चर्चा करी थी। और हमने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न कारणों में धार्मिक सुधार आंदोलन,
समाचार पत्रों एवं साहित्यों के योगदान, अंग्रेजी शिक्षा एवं विदेशी घटनाओं और उनके प्रभाव के बारे में वर्णन किया था। प्रजातीय और जातीय और नस्लीय भेद की जो ब्रिटिशर्स की नीति थी वह भी एक कारण थी। लॉर्ड लिटन ने जिस प्रकार से दोगलापन भारत के साथ किया और यहां पर तमाम सारे नैतिक रूप में अनैतिक कार्य किए, उनका कुप्रभाव देखने को मिला और इसके कुप्रभाव के रूप में एक पॉजिटिव सेंस भी निकलता है जो कि भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म के रूप में सामने आता है। इसके अलावा तमाम सारी राजनीतिक संस्थाओं के योगदान, परिवहन और संचार के जो मीडियम्स थे उनके द्वारा, और तमाम सारी जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी जिससे भारत की आर्थिक दशा दयनीय हो गई थी, इन सब ने भी भारतीय राष्ट्रीयता को जन्म दिया। और अंततः मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्बर्ट विधेयक जो है वो जिस तरीके से पारित हुआ जो कि भारतीय पक्ष में था, परंतु उसका जब विरोध हुआ तो भारतीय इससे उग्र हो गए और अब उन्हें पूर्ण तरह से आशा हो गई कि निश्चित तौर पर हमको अपने लिए, स्वयं के लिए जाग उठना होगा। इस घटना ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को उभारने की प्रेरणा दी और यह प्रेरणा आगे चल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में फलीभूत होती है और अंततः हमें आजादी की ओर ले जाती है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कुछ राष्ट्रवादी या राजनीतिक संस्थाएं जो थीं उनका जन्म हुआ। आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, ये हेडिंग डाल दीजिए अलग से। राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत ही इसका जो पार्ट 2 है आज हम पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट 2 में इस पॉइंट को भी हमें जोड़ देना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो भारत में कोई पहली राजनीतिक संगठन नहीं है, मैंने आपको बताया, जिसने राजनीति को प्रोत्साहित किया हो, भारतीय राजनीति को दिशा या दशा दी हो। ऐसी कोई पहली संस्था नहीं है। इसके पहले भी तमाम सारे राजनीतिक संगठन हैं जिन्होंने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने महत्वपूर्ण योगदान रखे। लेकिन ध्यान रखना है कि इन संस्थाओं में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात करें तो अलग प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें तो इसमें जो है अलग प्रकार के प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके महत्वपूर्ण योगदान हमको देखने को मिलते हैं और जनरली इनके द्वारा ये संस्थाएं स्टैब्लिश की गई। ये चीज शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो अधिकतर राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी स्थापना हुई, लेकिन उसमें और इसमें अंतर यह है कि शुरुआती 19वीं शताब्दी के, यानी कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो ये संस्थाएं रहीं, उनका नेतृत्व प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग, यानी हम कह सकते हैं एक उन्नत वर्ग के लोगों ने इस 19वीं शताब्दी का जो शुरुआत का समय है, या हम यूं कह सकते हैं 1857 की क्रांति से पहले तक जो भी इस तरीके के जो चेंजेस देखने को मिल रहे थे वो एक समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग के द्वारा देखने को मिल रहे थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब हम जाते हैं, 19वीं शताब्दी के बाद में जब हम जाते हैं, तो ये विचार जो है वो बदल जाता है। जहां मैंने आपको बताया कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में समृद्ध और प्रभावशाली लोगों के द्वारा राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया गया था, तो उसमें एक बात तो यह है कि ये ऊंचे वर्ग के दर्जे के लोग थे। दूसरा, इनके द्वारा किए गए जो प्रयास थे उनमें से अधिकतर प्रयास स्थानीय यानी कि क्षेत्रीय प्रयास थे, और जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की तो प्रयास जो है वो राष्ट्रीय होने चाहिए, एक पर्टिकुलर स्थान पे ना होकर के कई जगहों पर उसका विचार होना चाहिए। ये अपनी बातें जो है सरकार के सामने रखते थे और उन्हें अपने तरीके से मनवाते थे। उसमें प्रशासकीय सुधार हो, भारतीयों की भागीदारी की बात हो, शिक्षा के प्रसार की बात हो, इन सब चीजों को यहां पर पुरजोर तरीके से रखा जाता था। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि ये उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, ये अत्यधिक प्रभावशाली नहीं रहा, अत्यधिक प्रभावशाली नहीं रहा।
और इस वर्ग के लोगों के में आपने खास तौर पे देखा होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई तो इस क्रांति में इन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, क्रांति में योगदान नहीं दिया, या यूं कह सकते हैं समर्थन नहीं दिया। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद इसी वर्ग के कुछ लोगों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक सुगठित, भले ही क्षेत्रीय रही हो, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय तौर पर देखा गया। ऐसी राजनीतिक संस्थाओं के एस्टैब्लिशमेंट जो है इनके द्वारा किया गया। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब कुछ पॉइंट जो है इसके ऊपर भी जान लेते हैं। ये वाला पॉइंट अगर हम यहां से डिवाइड कर दें, इनके विचारों को अगर हम डिवाइड कर दें, तो अब कुछ पॉइंट जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध वाले हिस्से में भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भले ही ये कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे जो शांतिपूर्वक तरीके से राजनीतिक गतिविधियों को चलाना चाहते थे, और इसी कारण इन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान नहीं दिया था। लेकिन इसी शिक्षित वर्ग ने, इसी शिक्षित भारतीय वर्ग ने यह पहचाना कि भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों की दास्ता जो है वो शीर्ष पर पहुंच चुकी है। निश्चित तौर पर भले ही इन्होंने 1857 की क्रांति में निष्क्रियता दिखाई, लेकिन वो भारतीय दास्ता से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो भारतीय दास्ता के बारे में नहीं जानते थे। और इसी वर्ग ने ही आगे चल करके संगठित राजनीतिक गतिविधियों, संगठित राजनीतिक गतिविधियों में योगदान दिया। ठीक है, इनका जो है योगदान हमको संगठित राजनीतिक गतिविधि के रूप में देखने को मिलता है। और इनके जो विचार हैं, इनके उद्देश्य जो हैं, वो भारत में कुछ प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना करने, प्रेस यानी कि बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता, आर्थिक शोषण से निदान, ऐसे तमाम सारे उद्देश्यों के साथ इनकी स्थापना हुई। तो आप देखेंगे कि इस वर्ग में तमाम सारे मिडिल क्लास के लोग थे, जहां यहां पर आपको प्रभावशाली और उच्च वर्ग के लोग देखने को मिल रहे थे। उच्च वर्ग के लोग, वहीं इनके विचारों में चेंजेस आए और इनमें तमाम सारे मध्यम वर्ग के लोग, विभिन्न वर्गों के मध्यम वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हुए, जिसमें आप वकीलों की बात कर सकते हैं, डॉक्टरों की बात कर सकते हैं, पत्रकारों की बात कर सकते हैं, शिक्षक हैं तमाम सारे, उनकी बात कर सकते हैं। ये सब लोग इसमें जुड़ना शुरू कर देते हैं। और इन राजनीतिक संगठनों ने निश्चित तौर पर अपनी गतिविधियों के माध्यम से स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के लिए जो मांग होनी चाहिए, भारत की आजादी से पहले महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और अगर हम इनके आरंभ की बात करें तो इनका आरंभ हमको मुख्य तौर से संपूर्ण राष्ट्र में एक साथ तो नहीं, लेकिन फिर भी सबसे पहले बंगाल, और इसके अलावा आप बंबई और मद्रास में देखते हैं। तो यहां पर तमाम सारे राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो एस्टैब्लिश होती हैं। ठीक है, मैंने बताया कि इसमें मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिसमें वकील, डॉक्टर, शिक्षक वर्ग के लोग जो हैं, ठीक है, अध्यापक वर्ग के जो लोग हैं, ये सब लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तमाम सारे पत्रकार हैं, दूसरे प्रकार के जो वगैरह के लोग हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। तो निश्चित तौर पर अब हम लोग जो है टॉपिक वाइज बढ़ना शुरू करेंगे, और जहां पर लिखा है कांग्रेस की पूर्व राजनीतिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, और जहां मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसमें बंगाल, बंबई और मद्रास में पहले ये राजनीतिक संस्थाएं शुरू हुई, तो हम सबसे पहले बंगाल की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं।
तो आप हेडिंग डाल सकते हैं यहां पर, बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं। बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं। अब देखिए बंगाल की राजनीतिक संस्थाओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तीन चार देखिए, सबसे पहले अगर अमूमन अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद का जो उदय होता है वो बंगाल से ही भारत में देखने को मिलता है। और आप लोगों ने पिछले कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन वगैरह जो पढ़े थे, उसमें आपने एक प्रबुद्ध बंगाली भारतीय का नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय का। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जो हैं वो भारतीयों में राजनीतिक चेतना लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, तो कोई गलत बात नहीं होगी। 1828 में उन्होंने विद्या चर्चा नाम की एक संस्था का स्थापना किया था। 1828 में विद्या चर्चा नाम की एक संस्था एस्टैब्लिश की, और इसके माध्यम से अपने विचारों को उन्होंने रिफॉर्म, एक ये थोड़ी सी राजनीतिक टाइप की संस्था थी, और इसमें तमाम सारे फॉलोअर्स इनके जो है इसमें रहे। और आगे चल करके इन्हीं फॉलोअर्स के द्वारा बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसकी स्थापना की गई 1836 में। 1836 में इसकी स्थापना की गई। किनके द्वारा की गई? ये की गई श्री रॉय का मतलब यहां पर समझ गए होंगे, राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा, अनुयायी, ठीक है, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया। उनके फॉलोअर्स जो थे उनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 1836 में। और इन सब के माध्यम से अंग्रेजों का ध्यान जो है वो भारतीय समस्याओं की ओर लाया गया। तो हम ये भी जानते हैं कि एक तरीके से जो राजा राम मोहन राय थे, ये जो संस्था है किसने एस्टैब्लिश करी है? ये राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इनके द्वारा ये संस्था जो है वो एस्टैब्लिश की गई। और इनके अनुयायियों के प्रयास से पहली बार हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि ब्रिटिशर्स का ध्यान भारतीयों की समस्या की ओर लाया गया। और यही सब तमाम सारे कारण है जिसकी वजह से हम राजा राम मोहन राय को भारत में रिफॉर्मर और फर्स्ट रिफॉर्मर के तौर पर देखते हैं। आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत की सोच यहीं से डेवलप होनी शुरू होती है। उसके पहले रूढ़िवादिता बहुत है और ब्रिटिशर्स इसका फायदा उठाते हैं, अंग्रेज जो है इसी का फायदा उठाते हैं। 1836 में चार्टर एक्ट जब भारत आया तो उसमें तमाम सारे उदारवादी विचार रहे। ऐसा माना जाता है कि उदारवादी विचार राजा राम मोहन राय के द्वारा दी गई जो विचार थे या जो सलाह थे उसके प्रभाव थे। खैर उसकी बात छोड़ते हैं हम यहां पर। और यहां पर बंग भाषा प्रकाशक सभा जो है, अगर इसकी बात करें तो ये जो इनके अनुयायियों द्वारा स्थापित किया गया था, इसके उद्देश्यों की बात करें तो ये जो संस्था है ये धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये भी चर्चा करती थी, ये भी वाद विवाद करती थी, वाद विवाद। और इसके वाद विवाद में मैंने आपको बताया तमाम प्रकार के, मैंने कहा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक जो भी चर्चाएं हैं, इन सभी चर्चाओं पर विचार विमर्श जो है वो होता रहता था, वाद विवाद होता रहता था। और इसी वाद विवाद के माध्यम से वे भारत में राष्ट्रीय भावना का जागरण करते थे, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने का प्रयास करते थे। और जब राष्ट्रीय भावनाओं के बढ़ाने के प्रयास की ओर हम बढ़ेंगे तो समकालीन समय में ही एक नाम हमको और याद रखना होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो का। हेनरी विवियन डेरोजियो, आप सब लोगों को मालूम है कि इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? डेरोजियंस कहलाते थे।
और इन्होंने वही कह सकते हैं कि बंगाल में भी नवजागरण की एक जो बहार है उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। तो इनके और इनके फॉलोअर्स वगैरह जो थे उन्होंने 1830s के डेकेड की अगर हम बात करें, 1830 के दशक की बात करें, तो तमाम सारे जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, उसको एस्टेब्लिश करने का काम किया। इसी में से एक इंपॉर्टेंट था द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एक समाचार पत्र था जो इनके द्वारा निकाला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या है? समाचार पत्र है, समाचार पत्र। और इस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दों को उजागर किया जाता था। ये राष्ट्रीय और साप्ताहिक समाचार पत्र था, वीकली। राष्ट्रीयता को ये पोषित करता था। और इस तरीके से अगर हम देखें तो बंगाल में तमाम सारे इस उद्देश्य के जो संस्थाएं हैं वो एस्टैब्लिश होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम देखें तो बंगाल में जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, आधुनिक जो राष्ट्रवाद है उसको जगाने का काम बंगाल से शुरू किया गया है। और बंगाल से शुरू करने का काम इन महोदयों ने किया है पहले, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो या फिर उनके अनुयायी या फिर हेनरी विवियन डिरोजी हो। लेकिन बंगाल की पहली राजनीतिक संस्था, या यूं कहें कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था जो कि बंगाल में स्टैब्लिश हुई थी, उसका दर्जा लैंड होल्डर्स सोसाइटी को जाता है। किसको जाता है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी को, इसको जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है और हम यहीं से शुरुआत करेंगे, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए द लैंड होल्डर्स सोसाइटी, द लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये आप हेडिंग डाल दीजिए। इसको हिंदी में भी आप ऐसे ही द लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जान सकते हैं। 1888 में, माफ कीजिएगा 38 में, 1838 1838 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। 1838 कलकत्ता, यहां पर इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ, इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्ति जो थे उनका नाम था द्वारिकानाथ टैगोर। किसके द्वारा? द्वारका नाथ टैगोर। ये इसके कौन है? संस्थापक है, संस्थापक। अब ये सब पॉइंट जो है ना थोड़ा सा आपको याद करना होगा। यहां पर कुछ खास स्टोरी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा फैक्टफुल थिंग आपको यहां पर मिलेंगी। आपको यहां पर तथ्यात्मक बातें जो है वो थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर्स किनको कहते हैं? जमींदार। तो इसी वजह से इसको, क्योंकि इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे अगर हम उसकी बात करें तो इसके प्रमुख उद्देश्यों में जमींदारों के हितों का संरक्षण। उद्देश्य क्या है? जमींदारों के हितों का संरक्षण, ये इसका जो है उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। ठीक है। और जबकि आपको यह पता चल रहा है कि उसका उद्देश्य जो है जमींदारों के हितों का संरक्षण है, इसलिए इसका आप नाम देख रहे हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी है। आप इसे जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। इसी को, इसके जो अन्य नाम हैं इसको हम लोग जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी इसको जानते हैं। जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल जमींदारी एसोसिएशन, या हिंदी में इसको बंगाल जमींदार सभा, बंगाल जमींदार सभा, इस नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये अन्य नाम है द लैंड होल्डर्स सोसाइटी के, जो कि 1838 में द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित की गई थी।
अब इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें वो तो क्लियर ही है। इसके सचिव का नाम लिख सकते हैं। इनके जो सचिव थे, सेक्रेटरी जो थे, वो इंडियन थे और उनका नाम था प्रसन्न कुमार ठाकुर। इसके जो सचिव हैं वो कौन है? इसके सचिव जो हैं उनका नाम है, सचिव जो हैं वो प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। आप सब लोगों को मालूम है कि जब ठाकुर, आप सब लोगों को मालूम है कि ब्रिटिशर्स ने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि शोषित वर्ग में केवल किसान ही आते थे, किसान तो थे ही, उनका तो शोषण करने वाले जमींदार भी थे, और जमींदारों का भी शोषण जिन्होंने किया वो ब्रिटिशर्स हैं। तो जमींदारों के हित की, ये थोड़ी सी बंगाल के जमींदारों के हित की बात करने वाली एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल थे, थिएडर डिकेंस, विलियम थियोबोल्ड और प्रिंसेप, ये सब कुछ अंग्रेज सदस्य भी इसमें शामिल थे। तो बेसिकली भले ही ये जमींदारों के हितों का कार्य करती हो, लेकिन हम इसे बंगाल में कह लें या फिर भारत में कह लें, पहली जो राजनीतिक संस्था है, प्रथम राजनीतिक संस्था का जो दर्जा है वो किसको मिलता है? इसी को मिलता है, प्रथम राजनीतिक संस्था। इसको हम लोग प्रथम राजनीतिक संस्था के तौर पर देखते हैं। पहली पॉलिटिकल पार्टी, वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आप देखते हैं, लेकिन वो नेशनल लेवल पे सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखी जाती है उस समय, तत्कालीन समय में। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये 1838 की बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात ही नहीं, यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई नहीं है। तो ये उस समय की बातें हैं, 1857 से भी पहले की, बहुत पहले की। और ये पहली संस्था है जिसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग जो है उसको अपनाया था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये लैंड होल्डर सोसाइटी है जो कि 1838 में कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई है द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा। जमींदारों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए जो भी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते थे, वैधिक या संवैधानिक जो भी प्रोविजंस थे, उनको ये अपनाते थे। और इसका जो प्रतिनिधि करने वाले जो लोग हैं उनमें इंडियन सेक्रेटरी भी हैं और तमाम सारे ब्रिटिश जो इसके मेंबर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब बंगाल की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था के बारे में जानने का समय है। इसमें बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी का नाम आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, अगली संस्था का नाम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसका उत्तर आपको देंगे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, अगली संस्था का नाम बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये इसके अलावा दूसरी संस्था है जो बंगाल में ही कार्य कर रही है, कलकत्ता में इसको भी स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, कलकत्ता में ये संस्था भी काम कर रही है और इसे 1843 में 1843 में स्टैब्लिश किया गया था। जॉर्ज थॉमसन जो है इसके सदस्य थे, जॉर्ज थॉमसन। ठीक है, 1843 में जॉर्ज थॉमसन, इनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था 1843 में। क्लियर हो रहा है बात? इसमें एक नाम और याद रख सकते हैं आप, प्यारी चंद्र मित्र का, प्यारी चंद्र मित्र, ये इसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ये बंगाल की दूसरी प्रमुख राजनीतिक संस्था है जिसको कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया। इनके अगर उद्देश्यों की बात करें तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। अंतर इस प्रकार से है कि ये जो संस्था है, जो ब्रिटिश शासकों के अधीन जो भारतीय हैं और उनमें से भी विशेषकर जो कृषक और जो दूसरे अधीन भारतीय हैं, यानी कि गुलाम जो भारतीय हैं, उनकी स्थिति, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो दशा है, उसको समझना, उसका अध्ययन करना और इसके प्रति सभी को जागृत करना, सभी को बताना कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से हमको दयनीय स्थिति तक पहुंचा रही है और पहुंचा दी है।
ये अवगत कराना और जितना हो सके सरकार से मांग करके इनकी दशा में सुधार करना। तो बेसिकली जो भी शोषित वर्ग था ब्रिटिशर्स के द्वारा, भारत में जो शोषित वर्ग था, उसके लिए काम करने वाली संस्था थी। वास्तविक रूप में जो भी ब्रिटिशर्स से जिस प्रकार की भी डिमांड करते हुए इसको सुधार में लेकर के आया जाता था, उसको लाने का ये काम करते थे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है वो भी एक सामाजिक अधिकार को प्राप्त करने वाली संस्था है, लेकिन वो जमींदारों के लिए काम करती है। मैंने आपको बताया था जमींदारों के हितों का संरक्षण कर रही है। ये जमींदारों के अलावा कृषक और दूसरे साधारण जनसाधारण जो है उसके हितों के बारे में काम कर रही है, और इसी कारण से इसको हम ये कह सकते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी से काफी आगे हो गई। इसके काम जो है वो लैंड होल्डर सोसाइटी से ज्यादा जाने जाने लगे, और राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, क्योंकि केवल बंगाल के ही लोग नहीं, बाकी जगहों के भी जो लोग हैं वो भी इनसे ब्रिटिश शासन से पीड़ित हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना, राजनीतिक चेतना जगाना। तो ये कैसे जगेगी? राजनीतिक शिक्षा वगैरह दे करके, के बारे में बता करके, इन सब चीजों के बारे में प्रेरित करना, इसकी प्रेरणा देना, ये भी इसका काम है। ये भी ये प्रेरणा देने का काम करती है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, किस प्रकार का बेसिक अंतर है, कैसे इन्होंने काम किया है। तो अब हम तीसरी संस्था के बारे में बात करेंगे। अब हम तीसरी और अति महत्वपूर्ण संस्था के बारे में बात करेंगे। एक संस्था आपकी ये हो गई और दूसरी संस्था आपकी ये हो गई। अब इन्हीं दोनों संस्थाओं को मर्ज करके एक तीसरी संस्था का निर्माण किया जाएगा 1851 में, जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। तो एक और संस्था आपको यहां पर देखने को मिली जो कि इन दोनों को मर्ज करके बनाई गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश दोनों संस्थाओं को या को की बजाय का लिख दीजिए, का विलय इस रूप में हुआ कि दोनों जो है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के रूप में जानी गई। राधाकांत दत्त या राधाकांत देव इसके संस्थापक सदस्य हैं। राधाकांत देव जो हैं इसके संस्थापक सदस्य हैं, और ये संस्था भी कलकत्ता में एस्टैब्लिश की गई है। कलकत्ता में ये संस्था भी एस्टैब्लिश की गई है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो काली कृष्ण देव हैं। अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष अलग है, इनका नाम है काली कृष्ण देव। ठीक है, राजा, इनको राजा के नाम से जाना जाता है, राजा काली कृष्ण देव। तो राधाकांत देव कौन है? ये संस्थापक हैं, और काली कृष्णा देव जो है वो अध्यक्ष हैं। आप लोगों ने इंडियन पैट्रियट के बारे में सुना होगा, पिछले ही सेशन में हमने आपको बताया था। और उसके प्रकाशक जो थे उनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके सदस्य हैं। हरिश्चंद्र मुखर्जी ये प्रमुख नाम है जो आपको ध्यान रखना है। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है इसके सदस्य हैं। राम गोपाल घोष
और दूसरे कई सारे भारतीय सदस्य इसमें शामिल हैं, जिसमें राजेंद्र पाल का नाम, देवेंद्र नाथ जी का नाम आप जरूर लिख लिए, वो सचिव थे, देवेंद्र नाथ टैगोर जी, ये इसके सचिव हुआ करते थे, ये नाम आप जरूर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सब लोग थे जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के लिए काम करते थे, या इस संस्था के माध्यम से भारत में जो राजनीतिक सामाजिक प्रेरणा थी उसको जागृत करते थे और राष्ट्रीय प्रेरणा को जागृत करते थे। हालांकि अगर हम देखें तो यह संस्था भी प्रारंभिक तौर पे आपको जो जमींदार हैं उन जमींदारों के संरक्षण के तौर पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन जमींदारों के संरक्षण की के साथ साथ इसका एक और काम भी है कि भारत का जो आम जनमानस है, आम जनता जो है, उसके हितों की भी ये मांग करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? माने अगर हम इसको देखें तो ये जमींदारों के हित एवं आम जनमानस या आम जनता के हित की बात करता है, हितों की ये संस्था करती है। इस वजह से ये संस्था थोड़ी कह सकते हैं कि इन दोनों का मिला जुला रूप है, और यही कारण है कि ये संस्था जो है इन दोनों को मर्ज करके बनाई जाती है। ये संस्था इन दोनों को मर्ज करके बनाई जा रही है। और एक और भी बात है जो इस संस्था के लिए आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि ये संस्था पहली ऐसी बंगाल की संस्था थी जिसने बंगाल के बाहर भी शाखाएं खोली। बंगाल के बाहर भी इसके जो है कुछ ब्रांचेस हुआ करती थी, और इसी कारण से इसको एक और नाम दिया जाता है भारतवर्षीय सभा, को हम लोग भारतवर्षीय सभा के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मूल नाम इसका जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, लेकिन इसे हम लोगों ने भारतवर्षीय सभा की संज्ञा भी दी है। इसके अगर हम मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इसके भी मुख्य उद्देश्य वही हैं कि आम जनता को प्रेरित करना राजनीति के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर है या पत्र, जो समाचार पत्र है, जो कि मैंने आपको बताया था हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा, हिंदू पैट्रियट, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि पत्र है। इसके माध्यम से वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके लोग जो हैं वो ब्रिटिश संसद को कुछ पत्र के माध्यम से, तमाम प्रकार के अपीलीय लेटर्स के माध्यम से अपने सुझाव जो है वहां पर ब्रिटिश संसद को देते हैं, और वो कहते हैं कि जो नया चार्टर आए उसमें कुछ विशेष बातें जो हैं वो शामिल होनी चाहिए, और वो जो कुछ विशेष बातें हैं जो शामिल होनी चाहिए उसमें वो लोकप्रिय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो, और लोकप्रिय उद्देश्यों वाली विधायिका के गठन की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो उच्च नौकरशाही है उनके वेतन में कुछ कमी होनी चाहिए। उनका कहना है कि नमक पे जो टैक्स लग रहा है या जो आबकारी कर लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए, और साथ ही साथ डाकघर का जो शुल्क है उसको कम किया जाए। इन सब जो लोक हित की जो बातें हैं उसके मुद्दे भी वो उठाते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने 1860 में अकाल पीड़ितों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई हैं अकाल पीड़ितों के लिए, उनकी सहायता करने का भी कार्य किया है। और ब्रिटिश सरकार से आय कर में जो वृद्धि करी गई है उस आय कर में वृद्धि का वो लगातार विरोध करते हैं। तो आपको मैंने बताया तमाम सारे इस तरीके के सामाजिक सुधार के भी कार्य हैं जो ये संस्था करती है, जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फिर वो चाहे पृथक भारतीय विधायिका के निर्माण की बात हो, या फिर तमाम सारे गैर जरूरी टैक्सेस के रिमूवल की बात हो, डाकघर के अनाप शनाप उस पर लगने वाले जो शुल्क हैं उसकी बात हो, या फिर
गैर जिम्मेदाराना तरीके से इनकम टैक्स को बढ़ाए जाने की बात हो, उन सब के विरोध की बात यह संस्था करती है, जिसे भारतवर्षीय सभा या फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा के नाम से जाना जाता है। अब हम कुछ और छोटी मोटी संस्थाओं के, जो बंगाल की संस्थाएं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक संस्था है, का नाम है इंडियन लीग। इंडियन लीग, ये भी एक बंगाल में ही स्टैब्लिश संस्था है, जिसके बारे में हम लोग कुछ छोटे बहुत जो पॉइंट है उसको जानने का प्रयास करेंगे। यह संस्था 1875 में स्टैब्लिश हुई है, 1875 में। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, आनंद बाजार पत्रिका, उसके प्रधान संपादक जो थे उनका नाम था शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, इनके द्वारा इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ये क्या थे इसके संस्थापक, इंडियन लीग। लेकिन इंडियन लीग ज्यादा चला नहीं, क्योंकि इसने मुख्य तौर से अगर हम देखें तो जमींदारों के हितों के अलावा और उच्च वर्ग के समर्थन के अलावा कुछ विशेष चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि आम जनमानस में राष्ट्रवाद की प्रेरणा देना और राजनीति की जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना, यह उसका उद्देश्य रहा, लेकिन यह बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। और अगले ही साल यानी 1876 में, एक साल के भीतर ही इसका विलय हो गया इंडियन एसोसिएशन में। किसमें विलय हो गया? इंडियन एसोसिएशन, इस संस्था में इसका क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं रहा। लेकिन अब जब हम इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो आगे हम लोग इंडियन एसोसिएशन ही डाल लेते हैं, क्योंकि इसी में इसका विलय हुआ। तो अगली संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन या द इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम है इसके। इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी इसी को कहते हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ये, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय समिति। हिंदी में इसको भारतीय राष्ट्रीय समिति कहेंगे। इसी को इंडियन एसोसिएशन शॉर्ट में कहा जाता है। इसे ही इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसी को कहा जा रहा है। ये सब इसी के नाम है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और इसकी स्थापना हुई है 1876 में, जैसा कि मैंने यहां पर बताया। 1876 में इसकी स्थापना करने में जिनका योगदान है, उसमें आप आनंद मोहन बोस का नाम और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या नाम लिख सकते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये नाम आपको इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय समिति के संस्थापकों के रूप में देखने को मिलेगा। अब इनके उद्देश्य थोड़े ज्यादा व्यापक हैं बजाय कि दूसरी संस्थाओं की, जिसके बारे में भी आपने पढ़ा है, चाहे वो इंडियन लीग हो या फिर दूसरी संस्थाएं। इनके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो जो आम जनता है, आम जनमानस है, जनता का समर्थन जुटाना अपने संस्था में, और उस समर्थन को आधार बना करके उसको एक संगठन का रूप देना, उसको एक समिति या एसोसिएशन का रूप देना।
और एसोसिएशन का रूप देना क्यों? भारतीय एकता के लिए, भारतीय एकता। तो एक तरीके से इंडियन नेशनलिज्म जो है, बंगाल में सबसे ज्यादा काम करने वाला, इस दिशा में काम करने वाली जो सबसे ज्यादा इस दिशा में काम करने वाली संस्था है वो इंडियन एसोसिएशन है। और इसके लिए उसने तमाम सारे लोगों को अपने संगठन में इकट्ठा करने का प्रयास किया, अपने संगठन में न्यूनतम शुल्क भी रखे जिससे कि आम जनमानस में जुड़ सके। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, इस पर जो है इस संस्था ने महत्वपूर्ण बल दिया है। तमाम प्रकार की सामाजिक राजनीतिक जो अधिकार हैं लोगों को, उसके प्रति उनको जागृत करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें तैयार करना उसके प्रति। और तमाम सारे उस समय ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो शोषण भरे कार्य हम लोगों के किए जा रहे थे, जिसमें भारतीय जनपद सेवा जो हुआ करती थी उसमें हम लोगों को हीन भावना में देखा जाता था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला दिया गया था हमारी भाषा पर रोक लगाने के लिए, हमारी अभिव्यक्ति बोलने की आजादी पर रोक लगाने के लिए। आर्म्स एक्ट जारी किए गए थे जिसमें भारतीयों को सशस्त्र चीजें जो है रखने की अनुमति नहीं दी जाती थी। एल्बर्ट बिल का जो ब्रिटिशर्स ने विरोध किया था उसके विरोध में इस संस्था ने काम किया। आप सब लोगों को मालूम है कि 1877 में जो भारतीय सिविल सेवा में जो लोग भर्ती होते थे उनकी आयु जो है वो घटा दी गई थी, तो इसका विरोध भी इस संस्था ने किया। और इस बात का समर्थन किया कि अगर आप आईसीएस का जो एग्जामिनेशन है उसको परीक्षा के माध्यम से कराना चाहते हैं तो ये परीक्षा सिर्फ ब्रिटेन लंदन में ही क्यों हो, वहीं क्यों हो, भारत में भी होनी चाहिए। तो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी परीक्षा हो और उस परीक्षा में भारतीयों को भी उच्च प्रशासनिक पदों में जाने का अवसर मिले और जिससे कि जो सिविल सेवा है उसका भी भारतीयकरण हो सके। ये सब तमाम तरीके की मांग जो है वो किसकी है? इंडियन एसोसिएशन की है। अब इतनी सारी मांग को यहां पर लिखना कोई खास उचित बात नहीं है, लेकिन मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि उस समय जो भी कुछ आप देखते हैं, भारतीयों को बोलने ना दिया जा रहा हो, या फिर उनकी भागीदारी जो है वो राजनीति में ना हो पा रही हो, या विधायिका में ना हो पा रही हो, या फिर प्रशासनिक भागीदारी ना हो पा रही हो, उसकी एकता की बात, राष्ट्रीय एकता की बात, हिंदू मुस्लिम जो विरोध पैदा हुए हैं उनको दूर करने की बात ये संस्था करती है। और इस मामले में ये तमाम सारी राष्ट्रीय एजेंसीज को, उस समय की तमाम सारी राष्ट्रीय एजेंसीज को पीछे छोड़ देती है। सबसे अग्रगणी संस्था के रूप में इसको जाना जाएगा। तो इस तरीके से आपने बंगाल के तमाम सारी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जाना, ठीक है, जिसमें आपने देखा लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। कंफ्यूज ना हो ना, ये देखिए ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल है और ये है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसका स्थापना 1843 है, जॉर्ज थॉमसन विदेशी हैं जो भारतीय हितकारी हैं थोड़े से, और 1851 में राधाकांत देव कलकत्ता में इसका एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने किया। दोनों में अंतर है। उसके बाद इंडियन लीग जो कि इंडियन एसोसिएशन में जाकर के आगे मर्ज हो जाती है, और इंडियन एसोसिएशन जिसने बहुत सारे अद्वितीय कार्य किए। अब हम बात करेंगे बंबई, बंबई की राजनीतिक संस्थाएं। बंबई की राजनीतिक संस्थाएं, इनके ऊपर हमारी अब चर्चा रहेगी, ठीक है। कलकत्ता या यूं कह सकते हैं बंगाल में तमाम सारी आप लोगों ने राजनीतिक संस्थाएं पढ़ी। अब कुछ बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं जिसमें बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहला नाम है। बॉम्बे एसोसिएशन तो पहला नाम आपको मिलेगा, बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। ये नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा, सबसे पहला नाम। अब जरा देखिए, ये संस्था भी जो है, मतलब जैसे बंगाल में संस्थाएं थी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक कार्य करती थी, वैसे इस संस्था ने भी अपना प्रमुख योगदान देना शुरू किया। 1852 में इसे
1852 में इसे दादा भाई नौरोजी इनके द्वारा जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये इसके संस्थापक हैं। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, वो भी जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जिसको भारत की सरकार कहा जा सकता है, तो भारत की सरकार को समय समय पर ये कुछ नोटिस या ज्ञापन या फिर कह सकते हैं सुझाव वगैरह दिया करते थे, जो इस बारे में होते थे कि जो भी हानिकारक जो एक्ट्स हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें, जो ऐसे नियम जो भारत के लिए हितकारी नहीं है, ऐसी सरकारी नीतियां जो भारत के लिए हितकारी नहीं है, उनके प्रति ये सुझाव देते थे। और अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यहां एक बात और आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में अभी अभी आपने सुना, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके बारे में आप लोगों ने सुना, इससे ये प्रेरित थे। 1851 में ये एस्टैब्लिश हुआ है और आप देख सकते हैं 1852 में इन्होंने इसको यहां पर बंबई में एस्टैब्लिश किया। तो जो काम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के जो कार्य थे, उसके कार्यों से प्रभावित होकर के बंबई में इन्होंने ये संस्था की शुरुआत किया था। तो इस तरीके से ये बंबई की पहली राजनीतिक संस्था थी, बंबई की पहली राजनीतिक संस्था है ये, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से जो प्रभावित है और सरकार को सलाह देना, सरकार को भारतीय हित में नीति बनाने की सलाह, नीति बनाने की क्या देती है, ये सलाह देने की संस्था है, जिसको आप बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जान रहे हैं। इसी तरीके से पूना में एक संस्था एस्टैब्लिश की गई जिसे पूना सार्वजनिक सभा के नाम से जाना गया। तो दूसरी प्रमुख संस्था जो थी वो क्या थी, पूना सार्वजनिक सभा, इसको पूना सार्वजनिक सभा के नाम से जाना गया। पूना सार्वजनिक सभा जो है ये 1870 के आसपास स्टैब्लिश हुई है और इसे महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे। और जब हमने आप लोगों को धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ाया था, तब भी इस पॉइंट को हमने लिखाया था कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें जीवी जोशी ने भी और एसएच चिपलूकर जो थे उन्होंने भी इसमें योगदान दिया था। ये क्या करते थे, ये जो भारत की जनता है उसको सरकार की वास्तविकता का ज्ञान कराते थे। सरकार की वास्तविकता किसको बताते थे, जनता को। तो जनता को अवगत कराने का मतलब ही यहां ये हो गया कि जो सरकार की दमनकारी जो नीतियां हैं, शोषणकारी जो नीतियां हैं, उन नीतियों से आम जनमानस को अवगत कराया जाए, जिससे कि वो जो आम जनमानस है अपने अधिकारों के प्रति और अधिक सचेत हो सके। तो ये जो सभा है इसका काम भी एक तरीके से जन जागरूकता का काम है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं ये जो संस्था है, क्योंकि सरकार को इस बारे में, सरकार के कामों को के बारे में जनता को बताती थी और स्वाभाविक सी बात है इसके बारे में सरकार को भी पता चलता था। इसलिए इतिहासकारों ने यह कहा कि पूना सार्वजनिक सभा को बंबई में, पूना या महाराष्ट्र में जो पूना सार्वजनिक सभा है उसको सरकार एवं जनता के बीच सेतु का इसने कार्य किया है, सेतु का कार्य। यहां पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो सरकार के दूसरे काम हुआ करते थे, मतलब जब हम ये बात बता रहे हैं कि सरकार की वास्तविकता का ज्ञान वो जनता को करा रहे हैं, तो जो भी पॉलिसीज बन रही हैं वो भारतीय हित की हो, अहित की हो, दोनों प्रकार की चीजों के बारे में ये जनता को बताते थे, मीडिएटर का काम करते थे। इस संस्था ने भी जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व किया और उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि इस सार्वजनिक सभा में
ज्यादातर जो लोग थे वो एलिट क्लास के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, बड़े वर्ग के जो भारतीय हैं वो लोग थे। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, त्रैमासिक पत्रिका थी इनके द्वारा, एक त्रैमासिक त्रैमासिक पत्रिका निकाली गई। त्रैमासिक कोई भी चीज होती है, तिमाही जो चीज, उसको क्वार्टरली बोलते हैं ना, एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, इसलिए उसको क्वार्टरली बोला था। तो इसको, इसकी पत्रिका का नाम भी यही था, क्वार्टरली जर्नल। ये पत्रिका इन्होंने, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो मैंने आपको यहां पर बताया। इसी तरीके से बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एक और संस्था है, इसी तरीके से एक और संस्था है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये भी एक संस्था है। अब देखिए बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर हम बात करें, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यह संस्था 1885 में स्टैब्लिश हुआ है, और यह भी वही बंबई में स्टैब्लिश हुआ है, बंबई नाम ही इसका है। इसको स्टैब्लिश करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। एक और नाम यहां पर आएगा, केटी तेलंग, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, और काशीनाथ त्र्यंबक, काशीनाथ त्र्यंबक। ये जो है 3 नाम आपको यहां पर आते हैं जो कि ध्यान रखना है। बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक, इन्होंने 1885 में इसका स्थापना किया है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की है। इनका भी वही काम है, जो भारतीय राजनीतिक जो विचार हैं उनका आदान प्रदान करना, लोगों को उसके बारे में जन जागरूक करना। लेकिन हां, यहां पर कुछ चीजें हैं जैसे वित्त, ठीक है, जैसे कृषि, इसके अलावा प्रशासनिक गतिविधियां, इन सब के लिए इन्होंने एक विशेष काम किया है। जैसे कि वित्त के लिए इन्होंने वित्तीय उपसमिति का गठन किया, उपसमिति, इसके माध्यम से उन्होंने आवाज उठाई। इसी तरीके से कृषि के लिए उन्होंने कृषि उपसमिति का गठन किया, प्रशासनिक उपसमिति का गठन किया। तो ये बंबई प्रेसिडेंसी के इस तरीके के काम थे। तो ये थोड़ा सा लीगल तरीके का काम करते थे, लीगल रास्ते को अपनाते थे और ब्रिटिशर्स से भारतीयों की मांग को पूरा कराने का प्रयास करते थे। अब देखिए इसके अलावा अब हम, क्योंकि यहां पर हमने कुछ बंबई की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ा, तो अब हम आगे चल करके छोटी ही सही लेकिन मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं, यहां पर सब जगह पर राजनीतिक हो गया है, इसको राजनीतिक कर सकते हैं हम लोग, नीतिक, बड़ी की मात्रा, ठीक है, हर जगह पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, इतना तो मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। राजनीतिक, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहां पर हैं मद्रास की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं में मुख्य तौर से हम 2 संस्थाओं का नाम लेंगे। एक पहली जो है वो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। पहली जो है वो कौन सी है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इस संस्था को हम लोग इसी रूप में जानते हैं। नेटिव मतलब भारत के जो लोकल लोग हैं उनकी, देसी, मद्रास देसी संगठन है ये।
मद्रास नेटिव एसोसिएशन है। 1852 में इसको स्टैब्लिश किया था गजलू लक्ष्मी ने, या गुजलू लक्ष्मी ने, गुजलू लक्ष्मी, इन्होंने स्टैब्लिश किया 1852 में। कहीं कहीं 51 भी लिखा हुआ है, लेकिन 1852 मुख्यतः सही है। इनका भी जो उद्देश्य है वो कानूनी सहायता प्रदान करने का है। ये कानूनी सहायता की पैरवी किया करते थे, पढ़े लिखे लोग थे ये भी। जो भी सरकारी नियम होते थे, कानूनी नियम होते थे, आम जनता को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती थी। ब्रिटिशर्स उसका लाभ उठा करके शोषण करते थे। तो ऐसी जो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की वकालत करने का काम मद्रास नेटिव एसोसिएशन करता था। लेकिन बावजूद इसके ये संस्था ज्यादा दिन काम नहीं कर सकी, ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई। उसका कारण क्या है? 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति की इसने भर्त्सना की है, यानी कि आलोचना करी है, कटु आलोचना की, और इसी कारण से इसको लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन इसके प्रारंभिक कार्य जो थे वो, मतलब उद्देश्य जो हैं, वो लोकहितकारी ही थे। इसकी स्थापना के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन था, कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था, उसकी एक सभा का 1852 में आयोजन मद्रास में हुआ। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, जो कि कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई थी, उसका एक आयोजन हुआ मद्रास में 1852 में। सीवाई मुदलियार जो हैं वो उसके अध्यक्ष थे उस सभा के, वो जो आयोजन हुआ था। और इसी सभा को आगे चल करके 13 जुलाई 1852 में, 13 जुलाई 1852 में वही जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कलकत्ता से मद्रास आया था, उसी का ही नाम बदल करके ये कर दिया गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इस तरीके से इसकी स्थापना। और इसके लंदन में एक प्रतिनिधि थे जिनका नाम था माल्कन लेविन। ये इनके लंदन में प्रतिनिधि थे, लंदन में इसके क्या थे? प्रतिनिधि थे, मतलब इसकी बातों को लंदन में रखने वाले। ये है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के अलावा मद्रास महाजन सभा एक और सभा है जो कि मद्रास में स्टैब्लिश हुई, मद्रास महाजन सभा। ये महाजनों की सभा है ना? मद्रास महाजन सभा जो है, ये किसकी सभा है? ये महाजनों की सभा है। 1884 में इसे सुब्रमण्यम अय्यर ने स्टैब्लिश किया था। 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने इसको स्थापित किया था 1884 में। आनंद चार्लू एक और इंपॉर्टेंट नाम है इसमें, आनंद चार्लू, यह भी एक महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा एवी माधवाचारी, ये इसके जो हैं संस्थापक सदस्यों में से एक हैं ये लोग। इनका जो प्रमुख कार्य था वो ये था कि महाजनों और किसानों के बीच में उस समय काफी गतिरोध हुआ करते थे, संघर्ष थे। उन संघर्षों को कम करना, उन बीच के दरार को पाटना, ये जो है काम ये महाजन सभा का था। ठीक है, महाजनों और किसानों का जो संघर्ष है, किसानों का संघर्ष, इस संघर्ष की दिशा में इन्होंने काम किया है, इसको रोकने की दिशा में काम किया है, रोकना, इसका जो है प्रमुख कार्य रहा है मद्रास महाजन सभा का। ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरीके से मद्रास की ये दो प्रमुख संस्थाएं थी जिसके बारे में हमने चर्चा करी। इसके अलावा कुछ विदेशी राजनीतिक संस्थाएं भी थीं, जिसमें आप 1862 में लंदन इंडियन कमेटी का नाम सुन सकते हैं। 1800 अगले पेज में लिख देता हूं, 1862 में
1862 में लंदन इंडियन कमेटी बनी। और ये कहाँ बनी? स्वाभाविक सी बात है, लंदन इंडियन कमेटी है तो लंदन में बनी। इसकी स्थापना पुरुषोत्तम, हाँ पुरुषोत्तम ही नाम है, पुरुषोत्तम मुदलियार इन्होंने करी है। ये भी एक भारत के हित के कार्य करने वाली संस्था है। लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी है इसी तरीके से। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1865 में। अब देखिए नाम कितना मिलता जुलता है, लंदन इंडियन कमेटी और लंदन इंडियन सोसाइटी, लेकिन इसको एस्टैब्लिश किया दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी। इन लोगों ने लंदन में भारतीय हितों की बात और समर्थन जुटाने की बात वहां पर करी है। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसको भी स्टैब्लिश करने का काम दादा भाई ने किया है, दादा भाई नौरोजी। ये भी लंदन में स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, 1866 में, 1866 में इसको स्टैब्लिश किया है। ये कुछ विदेशी संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत के हित में विदेशी समर्थन जुटाने और लंदन में अपनी बात पहुंचाने का काम किया। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये सारी की सारी संस्थाएं जो हैं, जो आपको बंगाल में, जो आपको मद्रास में और बंबई में होते हुए दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी संस्थाएं भी निश्चित तौर पर कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाओं के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आज हमने जो बताए हैं ये स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे और आपने इसको अच्छी तरीके से एंजॉय भी किया होगा। इस लेक्चर की PDF जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, वीरत दुबे 01 नाम से आप हमसे हर जगह संपर्क कर सकते हैं। जाते आते फिर बता दूं कि अभी भी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो अभी तुरंत लेक्चर खत्म हो चुका है। आप अपना ऐप डाउनलोड करिए स्टडी IQ का, वहां पर जाकर के हिंदी के कोर्स में जाइए और बैच नंबर 4 में एडमिशन लीजिए, या फिर studyIQ.com पे भी विजिट कर सकते हैं। लॉगिन करिए एडमिशन बैच 4 में, जब आप लेने चलेंगे तो वहां पर कूपन कोड अप्लाई करने की बारी आएगी। विरद लाइव कोड का वहां पर इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करके मुझे बताइए कि आपने एडमिशन ले लिया है, ग्रुप में बताइए। ठीक है, 18,999 में आपको ये बैच पड़ जाएगा। एडमिशन लेने की अंतिम तिथि जो है वो 30 अप्रैल है, इस बात का हमको ध्यान रखना है, इससे पहले आप एडमिशन ले लीजिए। जल्द ही मैंने आपको कहा है कि हिस्ट्री की क्लासेस मिलने वाली हैं, इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इसके अलावा ये हमारा ईमेल एड्रेस है virad.dube@studyiq.com। चलिए फिर मुलाकात करते हैं अब अगले सत्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।